Hello students, I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain discrimination of the third degree. Price discrimination किसे कहते हैं and first degree price discrimination, second degree price discrimination के वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब बात करते हैं थर्ड डिग्री के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जब मोनोपोलिस्ट अपने प्रोडक्ट के मार्केट को दो या दो से ज्यादा सब मार्केट्स में या सब ग्रुप में डिवाइड करता है और अलग अलग मार्केट में अलग अलग सब मार्केट में अलग अलग प्राइस चार्ज करता है तो उसको हम थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। अब वो डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइस कैसे चार्ज करेगा यह इस बात पर डिपेंड करता है कि वहां पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है। जहां पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक होती है वहां पर प्रोडक्ट का प्राइस कम चार्ज किया जाता है और ज्यादा क्वांटिटी बेची जाती है। लेकिन यदि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनइलास्टिक है तो वहां पर प्राइस ज्यादा चार्ज किया जाता है और कम क्वांटिटी बेची जाती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो उस वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक का क्या मतलब है? जब प्राइस में चेंज होने पर डिमांड में चेंज प्राइस के कंपैरिजन में ज्यादा हो, when the proportional change in demand is more than the proportional change in price। नहीं, प्राइस में तो थोड़ा सा चेंज हो लेकिन डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाए तो इसे हम रिलेटिवली इलास्टिक ऑफ डिमांड कहते हैं। इनइलास्टिक डिमांड जब प्राइस में तो ज्यादा चेंज हो लेकिन प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड में कम चेंज हो। When the proportional change in demand is less than the proportional change in price, then it is called relatively inelastic demand। तो यदि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक है, रिलेटिवली इलास्टिक है, तो वहां पर यदि प्रोडक्ट का प्राइस कम रखा जाता है उस सिचुएशन में डिमांड ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। कम प्राइस रखकर ज्यादा डिमांड बढ़ाई जा सकती है बिकॉज प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड में चेंज ज्यादा होता है। इसके विपरीत यदि मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनइलास्टिक है तो वहां पर प्राइस ज्यादा रखा जाता है और कम क्वांटिटी बेची जाती है। इसके कई एग्जाम्पल हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी यदि कॉमर्शियल यूज के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है तो वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी दे रही है वो ज्यादा प्राइस चार्ज करेगी। लेकिन डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है उसमें कम प्राइस चार्ज किया जाता है। रीजन क्लियर है कि कॉमर्शियल पर्पस के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है उसका ग्रुप लिमिटेड है तो वहां पर यदि प्राइस ज्यादा रख दिए जाते हैं फिर भी उसकी डिमांड कम नहीं होगी, डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। लेकिन डोमेस्टिक पर्पस के लिए यदि इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है तो उसका ग्रुप बहुत बड़ा है और वहां पर यदि प्राइस कम रखा जाता है तो डिमांड ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त यदि हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो ट्रेन में भी डिफरेंट कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, स्लीपर क्लास। तो फर्स्ट क्लास के यदि आप टिकट ले रहे हो तो उसके लिए आपको ज्यादा रुपए पे करने पड़ते हैं, सेकंड क्लास के लिए कम रुपए पे करने पड़ते हैं एंड स्लीपर क्लास के लिए उससे कम। इसके अतिरिक्त यदि आप फ्लाइट की बात करते हैं तो फ्लाइट में भी बिजनेस क्लास एंड इकोनॉमिक क्लास, बिजनेस क्लास के लिए ज्यादा फेयर चार्ज किया जाता है, इकोनॉमिक क्लास के लिए कम फेयर चार्ज किया जाता है। यदि बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में वहां पर विमेन्स, औरतों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए कुछ डिस्काउंट दिया जाता है और इस तरह से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि
जब मोनोपोलिस्ट किस अपने मार्केट को, अपने प्रोडक्ट के मार्केट को डिफरेंट ग्रुप्स में या डिफरेंट सब मार्केट्स में डिवाइड करके अलग अलग प्राइस उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग चार्ज करता है, तो इसको हम थर्ड डिग्री का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। इसकी कंडीशंस क्या क्या है? नो रीसेल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर मार्केट। यदि दो मार्केट हैं तो उस सिचुएशन में उसकी रिसेल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि रिसेल हो जाती है तो लोग क्या करेंगे, जिस मार्केट में कम प्राइस पर प्रोडक्ट मिल रहा है वहां से खरीदेंगे और जहां पर महंगे प्राइस पर मिल रहा है वहां पर जाकर बेच देंगे और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कोई भी फायदा नहीं होगा। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए कंडीशन है कि नो रीसेल। नेक्स्ट है डिमांड कर्व इन द मार्केट शुड बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये तो आपने प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली में पढ़ा ही है कि जब आप इसमें मोनोपोलिस्ट मार्केट में जो डिमांड कर्व होता है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। नेक्स्ट है द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ बोथ मार्केट मस्ट बी डिफरेंट। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए कंपलसरी है कि डिफरेंट मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट हो, तभी वो इजीली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ फर्स्ट मार्केट शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ सेकंड मार्केट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। कहने का क्या मतलब है, या जितने भी आपने प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन पढ़े हैं, चाहे वो परफेक्ट मार्केट में पढ़ा है या मोनोपोली मार्केट में पढ़ा है, वहां पर जिस पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होती है, जहां पर एमसी एमआर के बराबर होती है, जहां पर सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होती है, वहां पर आउटपुट की क्वांटिटी डिटरमाइन हो जाती है। प्रोड्यूसर को, सेलर को कितना आउटपुट करना है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि एमआर इज इक्वल टू एमसी। ये कंडीशन हर जगह कंपलसरी है, जहां पर एमआर और एमसी बराबर होते हैं वहीं पर आउटपुट की जो क्वांटिटी है वो डिटरमाइन हो जाती है। अब यहां पर हम थर्ड डिग्री के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं और उसमें मार्केट को हम डिफरेंट सब मार्केट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो जो डिफरेंट मार्केट्स की मार्जिनल रेवेन्यू है वो मार्जिनल कॉस्ट की बराबर होनी चाहिए, यानी दोनों मार्केट से मिलने वाली मार्जिनल रेवेन्यू, दोनों मार्केट से मिलने वाली सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए और दोनों मार्केट की सीमांत आय भी आपस में बराबर होनी चाहिए। अभी डायग्राम से ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। डायग्राम में देखने से क्लियर है कि मार्केट को दो सब मार्केट में डिवाइड किया गया है। सेलर मार्केट को दो या दो से ज्यादा सब मार्केट में डिवाइड कर सकता है, लेकिन यहां पे इतने हम मार्केट नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए कन्वीनियंस के लिए हमने दो मार्केट लिए हुए हैं। ये हमारा टोटल मार्केट है, मार्केट ए, मार्केट बी। मार्केट ए में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक का मतलब क्या है, जहां पर प्राइस में ज्यादा चेंज होने पर डिमांड में थोड़ा सा चेंज हो। मार्केट बी में इलास्टिक डिमांड है, जहां पर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज होने पर डिमांड में ज्यादा चेंज होता है। नाउ एआर जो डिमांड कर्व भी होता है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन हम दोनों मार्केट की एआर और एमआर दिखा रहे हैं, यानी एग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू और एग्रीगेट एवरेज रेवेन्यू दिखा रहे हैं। तो पहले मार्केट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनइलास्टिक है, इसलिए उसका कर्व इनइलास्टिक दिखाया गया है, और सेकंड मार्केट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक है, इसलिए आगे का कर्व इलास्टिक दिखाया गया है। कहने का मतलब यह है कि टोटल मार्केट में हमने दोनों डिमांड दिखाई गई है, इसलिए इसका कर्व पहले इनइलास्टिक है और बाद में इलास्टिक है। जहां पर एमआर और एमसी बराबर होती है, ये कंडीशन जब भी प्राइस और
आउटपुट डिटर्मिनेशन की बात आती है तो वहां पर ये कंडीशन कंपलसरी है कि प्रोड्यूसर को या सेलर को कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि एमआर एमसी के बराबर हो, सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर हो, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। जहां पर एमआर और एमसी ई पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर सेलर कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगा ये पता चल जाता है। ओ क्यू क्वांटिटी प्रोड्यूस की जा रही है। इस ओ क्यू क्वांटिटी को वह दोनों सब मार्केट में कितनी कितनी बेचेगा, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि किस मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है। जहां पर एमसी और एमआर एक दूसरे को काट रहे हैं, वहां पर हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया है। यह लाइन सब मार्केट ए और सब मार्केट बी दोनों के लिए मार्जिनल कॉस्ट का काम करेगी। इसलिए हमने ये लाइन कंबाइंडली दोनों मार्केट के लिए आगे बढ़ाई है, क्योंकि इस लाइन से हमें पता चल रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट, आपने अभी कंडीशन मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कि एमसी इज इक्वल टू एमआर, साथ में MR1 इज इक्वल टू MR2 इज इक्वल टू MC। मार्जिनल कॉस्ट सब मार्केट ए की, मार्जिनल कॉस्ट सब मार्केट बी की बराबर होनी चाहिए। साथ ही साथ दोनों मार्केट की जो मार्जिनल कॉस्ट है MR1 इज इक्वल टू MR2 इज इक्वल टू MC। तो ये लाइन हमारा MC का काम कर रही है, ये लाइन MR1 सब मार्केट ए को और सब मार्केट बी की एमआर को जहां पर कट कर रही है, वहां पर हमें ये पता चल जाएगा कि किस मार्केट में उसको कितना आउटपुट सेल करना है। पहले सब मार्केट ए की बात करते हैं। सब मार्केट ए में यह लाइन इक्विलिब्रियम लाइन MR1 के E1 पॉइंट को टच कर रहे हैं। E1 पॉइंट पर MR इज इक्वल टू MC। इसका मतलब यह है कि सब मार्केट ए में सेलर OQ1 क्वांटिटी सेल करेगा, क्योंकि यहां पर इस मार्केट में इनइलास्टिक प्राइस डिमांड है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया है। अब सब मार्केट ए में वो कितना प्राइस रखेगा। यदि आप सेम इक्विलिब्रियम लाइन को आगे बढ़ा देते हो AR तक, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट में कितना प्राइस OQ क्वांटिटी के लिए रखा जा रहा है। ये जब मैंने आपको मोनोपोली मार्केट समझाया था और उसमें प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन समझाया था, तो उसमें मैंने कंडीशन ये वाली बात बताई थी कि जहां पर MR और MC बराबर होते हैं, वो वहां पर आउटपुट डिटरमाइन होता है, लेकिन प्राइस कितना रखा जाएगा ये इस बात पर पता चलता है कि उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर AR कितनी है। इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे पता चलेगा? इस लाइन को जहां पर प्रोडक्ट डिसाइड हुआ है, उस लाइन को यदि हम AR से मिला देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि प्राइस कितना है, क्योंकि AR इज इक्वल टू P। एवरेज रेवेन्यू प्राइस के बराबर होती है। तो जहां पर एवरेज रेवेन्यू इस इक्विलिब्रियम लाइन को जहां ऊपर मिलाते हैं, जहां पर AR को टच करती है, वहां पर हमें पता चल जाता है कि OQ1 क्वांटिटी के लिए M1Q1 या OP1 प्राइस चार्ज किया जा रहा है। अब सेकंड मार्केट की बात करते हैं। सेकंड मार्केट में रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है। यह है इक्विलिब्रियम लाइन जिसे हम यहां पर मार्जिनल कॉस्ट मान के चल रहे हैं, क्योंकि कंडीशन MR1 इज इक्वल टू MR2 इज इक्वल टू MC। जहां पर ये लाइन MR2 को टच करती है, ये E2 पॉइंट पर MR2 को टच कर रही है, तो सब मार्केट बी में क्वांटिटी OQ2 सेल की जा रही है और इसके प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए भी सेम है।
इस लाइन को यदि आप ऊपर बढ़ाओगे और ये AR को, एवरेज रेवेन्यू लाइन को, कर्व को जहां पर टच करेगी वहां पर हमें पता चल जाएगा कि उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखा गया है। तो OQ2 क्वांटिटी के लिए जो प्राइस रखा गया है वो OP2 है या Q2M2 है। यहां पर डायग्राम में एक चीज और है, इनइलास्टिक डिमांड में कम क्वांटिटी बेची जा रही है और ज्यादा प्राइस रखा गया है। अभी थोड़ी देर पहले बता के चुकी थी कि इनइलास्टिक डिमांड में प्राइस ज्यादा रखा जाता है और कम क्वांटिटी बेची जाती है, क्योंकि वहां पर प्राइस में चेंज होने पर डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं होता है। वहीं सब मार्केट बी में क्वांटिटी ज्यादा बेची जा रही है और प्राइस कम रखा गया है। यहाँ पर OP1 है जो ज्यादा प्राइस है, यहाँ पे OP2 प्राइस है जो कंपैरेटिवली कम प्राइस है। इस तरह से सेलर डिफरेंट मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के आधार पर करता है। होप सो आपको डिटर्मिनेशन ऑफ थर्ड डिग्री, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ थर्ड डिग्री समझ में आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन डंपिंग इन इकोनॉमिक्स। Till then, bye, take care.